Consumers equilibrium in two commodity case. The term equilibrium defines a state of rest from where there is no tendency to change anything. This is definition of equilibrium. That equilibrium is a situation or a state जिसमें आप कोई भी change नहीं करना चाहते. Okay? उस सिचुएशन में आप फुलर सेटिस्फाइड होते हो. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आता है टर्म कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वो सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की पोजीशन में होगा और उसको कोई भी टेंडेंसी नहीं होगी उस सिचुएशन में चेंज करने की. ठीक है. अब जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर क्या करता है, चीजों को कंज्यूम करता है. तो उसके सेटिस्फेक्शन को हम किससे मेजर करेंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन को मेजर करेंगे कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के. जब कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो करता है तो उस केस में वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है. कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन refers to the situation where consumer is enjoying maximum satisfaction, where consumer is enjoying maximum satisfaction with limited income and has no propensity to change his way of existing expenditure. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के में कब होगा बच्चों, तीन सिचुएशन उसके लिए आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ठीक है. फर्स्ट सिचुएशन है कि उसको जो इनकम खर्च कर रहा है वो इनकम लिमिटेड है और सारी इनकम अपनी खर्च कर रहा है. दूसरा, वो जो इनकम खर्च कर रहा है उसके बाद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है. और तीसरा कि उस जो पैटर्न है उसमें उसको कोई भी चेंज नहीं चाहिए. मतलब जितनी तीन चीजें इसके लिए होनी चाहिए कि जितनी वो इनकम खर्च कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, प्लस उसको उस सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं चाहिए. द कंज्यूमर हैज टू पे प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ही कंज्यूम. तो कॉमन सेंस है कि उसको जितनी भी यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा उतनी यूनिट्स के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे. सो ही कैन नॉट परचेज और कंज्यूम एन अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ए commodity because consumer has to pay for each unit of a commodity. That's why consumer cannot buy any number of a commodity. कुछ भी नहीं खरीद सकता. He or she can buy only the number of commodities or the number of the units of commodity which he can afford. जितनी वो अफोर्ड कर सकता है सिर्फ उतनी ही यूनिट्स को परचेज करेगा. Consumer equilibrium is a situation where this is also another way of explaining consumers equilibrium. Another definition of consumers equilibrium. Consumers equilibrium is a situation where a consumer spends his given income purchasing one or more commodities so that he gets maximum satisfaction and has no urge to change this level of consumption given the prices of commodity is known as consumer equilibrium. Okay. तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया बच्चों, ये यहाँ तक लिख लेना. ठीक है. ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये नहीं लिखना आप लोग. ठीक है. तो consumers equilibrium is a situation where a consumer spends his given income purchasing one or more commodity so that he gets maximum satisfaction and has no urge to change this level of consumption given the prices of the commodity. Importance of consumers equilibrium. Consumers equilibrium की क्या इंपॉर्टेंस होती है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से आपको ये पता चलता है कि आपको कौन से कॉम्बिनेशंस खरीदने हैं किसी भी कमोडिटी के और कितनी क्वांटिटी में खरीदने हैं ताकि आप उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक्वायर कर सको. It enables consumers to maximize his or her utility from the consumption of one or more commodities.
It helps the consumer to arrange the combination of two or more products based on consumer taste and preferences for maximum utility. A rational consumer. A rational consumer will purchase a commodity up to the point where the price of the commodity is equivalent to the marginal utility obtained from the thing. Okay, तो rational consumer मतलब एक समझदार कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसी कंजूस के बारे में या बहुत खर्चीले पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है उसके खर्चे के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे किस कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं? रैशनल कंज्यूमर के बारे में। नेक्स्ट है assumptions फॉर अटेनिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। assumptions क्या होती है? हम कुछ एक सिचुएशन, कुछ एक कंडीशन अज्यूम करके चलते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये अप्लाई होगा, अदर ये अप्लाई नहीं होगा। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये इसके लिए कुछ एक सिचुएशंस हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है the price of the commodity is already given. The price of the commodity is already given in the market. जो consumer है, consumer cannot influence the price of the commodity. Consumer has to buy the commodity on the given price. उसके हाथ में नहीं है price fix करना. Next है two commodities are to be purchased. जो हम ये कौन सा केस कर रहे हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का टू कमोडिटी केस कर रहे हैं। तो दो कमोडिटी कंज्यूमर को परचेज करनी है। बीइंग अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, द गोल ऑफ अ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज द कंज्यूमर सरप्लस। के यहाँ पे जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या है? रैशनल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। रैशनल ह्यूमन बीइंग का एम क्या होता है? that he has to maximize his level of satisfaction from the consumption of goods and services. उसको सिर्फ चीजें, पैसे खर्चने हैं इसलिए चीजें नहीं खरीद रहा, वो किस लिए चीजें खरीद रहा है? ताकि उसको उनके कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट है कंज्यूमर हैज लिमिटेड मनी टू बाय क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट गिवन प्राइस। जो कंज्यूमर की इनकम है वो लिमिटेड है, इनकम अनलिमिटेड नहीं है। अगर इनकम अनलिमिटेड होगी तो इसका मतलब क्या? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का तो पॉइंट ही नहीं आता ना। अगर अनलिमिटेड इनकम है तो कंज्यूमर जो चाहे वो क्वांटिटी खरीद सकता है, जो चाहे वो कमोडिटी खरीद सकता है, चाहे महंगी है चाहे सस्ती है। उसको सोचना तो तभी पड़ता है ना जब उसकी इनकम लिमिटेड होती है। तो इनकम इज लिमिटेड, consumer has limited money to buy quantity of the commodities at given price. Next है condition for consumers equilibrium। क्या कंडीशन है? जो हमारा सिंगल कमोडिटी केस था ना, उसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन थी? उसमें थी MUX अपॉन PX, MUX इक्वल्स टू PX, ठीक है। उसकी कंडीशन ये थी कि मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी से जितनी आपको मिल रही है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? उसके प्राइस के इक्वल होनी चाहिए, प्राइस की जो वर्थ है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। वहां पे हम सिंगल कमोडिटी खरीदते हैं, ठीक है। जब आप सिंगल कमोडिटी खरीदते हो तो आपका वहां पे बजट कंस्ट्रेंट नहीं आता। आप कोई भी चीज खरीदते हो, आपको आपके पास उसके लिए खरीदने के लिए पैसे हैं तभी तो खरीदने जाओगे ना। तो आप अगर एक ही चीज मार्केट में लेने गए हो तो आपको ये चेक करना होता है, आपको ये इवेलुएट करना होता है कि वो जो चीज है वो उतने वर्थ की है क्या जितना आप उसके लिए पे करने जा रहे हो। लेकिन जब आप एक से ज्यादा कमोडिटीज परचेज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होता है बजट कॉन्स्ट्रेंट का काम आता है, ठीक है। जो बजट होता है, आप डिसाइड करते हो कि जो उतने पैसे में आपको एक से ज्यादा चीजें खरीदनी है तो आप क्या करोगे? उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए आप उतना ही ज्यादा पैसा लेके चलोगे, ठीक है। अगर कोई चीज कम इंपॉर्टेंस की है तो आप अपने बजट में से उसमें कम पोर्शन खर्च करना चाहोगे। तो जो टू कमोडिटीज केस होता है ना, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं काम करता है।
जो टू कमोडिटी केस होता है उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं काम करता है। उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं काम करता है। ठीक है, the law of diminishing marginal utility is not applied in the case of two or more commodities। ठीक है, इस केस में कौन सा लॉ काम करता है आपका? इस केस में काम करता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, in real life scenario a consumer normally consumes more than one commodity. In such a situation the law of equi marginal utility is applied। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज अप्लाइड एंड एज इट हेल्प हिम टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ हिज इनकम। ठीक है, ऑप्टिमम अलोकेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी इनकम को किस चीज, कौन सी कमोडिटी खरीदने के लिए वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इनकम is called allocation of his income। allocation का मतलब क्या है कि इनकम को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, कैसे डिसाइड करे कि किस चीज पे कितना पैसा खर्च करना। दिस इज कॉल्ड allocation of his income। और ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम। ठीक है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, जो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में यूज होता है इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज, इसकी डेफिनेशन गिवन है ये। दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, क्या बताता है ये लॉ कि कोई भी कंज्यूमर दो चीजें कब खरीदेगा? जब उसको फर्स्ट चीज और सेकंड चीज से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल होगी। ठीक है, अगर उसको मान लो फर्स्ट चीज से मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है, सेकंड चीज से मिलने वाली यूटिलिटी कम है, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा यूटिलिटी वाली चीज को खरीदेगा। तो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि दोनों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। The law of equimarginal utility states that a consumer should spend his limited income to purchase different commodities in such a way that the last rupee spent on each commodity provides him equal marginal utility in order to attain maximum satisfaction। ठीक है, तो ये बच्चों डेफिनेशन बन गई लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। Let us assume that consumer has to buy commodity X and commodity Y। Consumer को क्या परचेज करना है? commodity X and commodity Y। तो कंडीशन क्या हो जाएगी इस केस में? दो commodities है X और Y। ठीक है, तो इस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी? MUX upon PX equals to MUY upon PY equals to MUM। ठीक है, अब ये MUX अपॉन PX क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें X कोमोडिटी से मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें X कोमोडिटी से मिल रही है, हमने क्या किया? उसको उसके प्राइस से डिवाइड कर दिया, उसको उसके प्राइस से डिवाइड कर दिया। यहाँ प्राइस से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि हमने निकाल ली पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अगर मान लो एक्स कोमोडिटी है, इसका प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, और एक यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कितनी है? इसका प्राइस कितना है? 10 रुपए। ठीक है, और किसी भी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है 50। तो 10 रुपए में हमें कितनी मिल रही है? 50 यूटिल्स मिल रहे हैं। तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे? तो 1 रुपए में हमें मिलेंगे, हमने क्या किया? 50 को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही MUY अपॉन PY। MUY अपॉन PY का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी Y कोमोडिटी से जितनी मिल रही है डिवाइड कर देंगे उसके प्राइस से, तो हमें पर रुपी मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी Y की मिल जाएगी। और इसको हम किसके इक्वल रख के चल रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, हम यहाँ लेके चलेंगे कि 1 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है?
और 1 रुपीज से हमें Y कोमोडिटी की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और 1 रुपीज से हमें X कोमोडिटी की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। अगर ये तीनों इक्वल हैं, का मतलब उस कंडीशन पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। उस कंडीशन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। Marginal utility of money. Marginal utility of money is worth of money or satisfaction derived from spending the money. देखो, marginal utility of money क्या होती है कि आपके लिए वो जो पैसा खर्च कर रहे हो उसकी वर्थ कितनी है। जो मनी है उसकी वर्थ हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती, ठीक है। सपोज करो किसी के जो पेरेंट्स हैं वो मंथली 1 लाख रुपीज कमाते हैं, किसी के पेरेंट्स मंथली 1 लाख रुपीज कमाते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने बच्चों को मान लो 10 रुपीज देते हैं, तो उनके बच्चों के लिए 10 रुपीज की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी। उसके दूसरी साइड हम एक ऐसी फैमिली को लेके चलते हैं जिस फैमिली की इनकम 10,000 रुपीज पर मंथ है। तो उस फैमिली के बच्चों को अगर 10 रुपए मिल जाएंगे तो उनके लिए उसकी वर्थ बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे, हमारी हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है उस पे कि कितने रुपीस की वर्थ हमारे लिए कितनी होगी। तो जो रिच लोग हैं उनके लिए कोई 100 रुपए या 50 रुपए की वर्थ उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी वर्थ पुअर लोगों के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हर किसी के लिए अलग अलग होती है। एक 100 रुपए का नोट 4 जनों के लिए इक्वल वर्थ का नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए 100 रुपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें वो काफी अपनी नीड्स की चीजें परचेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए 100 रुपए का नोट इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो चीजें यूज करते हैं वो भी काफी हाई क्वालिटी की और महंगी चीजें यूज करते हैं, लग्जरियस गुड्स यूज करते हैं। तो उनके लिए 100 रुपए की कोई चीज खरीदने की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो जो मनी की वैल्यू होती है ना, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबके लिए सेम नहीं होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग अ शेड्यूल, ठीक है। एक हम आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग अ शेड्यूल एक्सप्लेन करना है, या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग अ कर्व आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोनों टॉपिक हम इसमें कर लेंगे। इससे पहले का जो भी है वो चाहे आप शेड्यूल की हेल्प से एक्सप्लेन करो चाहे फिर कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करो, इससे पहले का जो कंटेंट है वो टू कमोडिटी केस में आएगा ही। अब ये जो आगे की 2 स्लाइड्स हैं इनमें आपके पास चॉइस है। अगर आपको शेड्यूल दे रखा है तो इस वाली स्लाइड की हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर कर्व दे रखा है तो नेक्स्ट जो आएगी स्लाइड उसकी हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, लेट किया है कंज्यूमर हैज टू स्पेंड ₹17। कंज्यूमर को कितना पैसा खर्च करना है, 17 रुपीज खर्च करने हैं। और जो प्राइस ऑफ एक्स कितना है, 2 रुपए। एक्स कोमोडिटी का प्राइस कितना है, 2 रुपए। और वाई कोमोडिटी का प्राइस कितना है, 3 रुपए। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 रुपए की कितनी है, 9 यूटिल्स। जो 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 9 यूटिल्स। इसको यहाँ यूटिल्स कर ले, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल एज्यूम करा है कि इनकम कितनी खर्च करनी है उसको, 17 रुपीज। और प्राइस एक्स का कितना है, 2 रुपए। और वाई का कितना है, 3 रुपए। और 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए कितनी है, 9 यूटिल्स। ओके। नेक्स्ट ये एक शेड्यूल है, ठीक है। ये शेड्यूल आप लोगों ने बना लेना है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स कोमोडिटी से मिलने वाले, अगर हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें मिल रही है 20 यूटिल, ठीक है। 20 यूटिल कितने में मिल रही है बच्चों, 2 रुपए में मिल रही है। 20 यूटिल कितने में मिल रही है, 2 रुपए में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज। प्राइस ऑफ एक्स इज 2।
तो 2 रुपए से हमें कितनी मिल रही है 20 यूटिल, तो 1 रुपए से कितनी मिलेगी 30 डिवाइडेड बाय 20। अब है ये शेड्यूल। ओके, इस शेड्यूल में आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करते हो तो एक्स कोमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी उससे मिलने वाली कितनी है 30। तो ये 30 यूटिल कितने में मिल रहे हैं 2 रुपए में, है ना। 30 यूटिल कितने में मिल रहे हैं 2 रुपए में, क्योंकि एक्स का प्राइस कितना था 2। तो 1 रुपी, 1 रुपी की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी है 30 मिल रही है आपको 2 से। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 15। ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है 26। ठीक है, 26 मिल रही है हमें 2 रुपए से। तो जब 26 को हम 1 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें यूटिलिटी मिलेगी 13, क्योंकि 26 मिल रही है 2 रुपए से। तो 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिली 26 डिवाइडेड बाई 2 13। थर्ड यूनिट से हमें यूटिलिटी मिल रही है 22। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पर रुपी यूटिलिटी कितनी मिली 11। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमेशा डिक्लाइन होती जाएगी। क्यों डिक्लाइन होती जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर क्या अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आप कोई भी चीज जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करते जाते हो वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, घटती जाती है। अब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ले लेते हैं। अगर आप कमोडिटी फर्स्ट ले रहे हो, अगर आप फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, तो फर्स्ट यूनिट से आपको मिली 33 यूटिल्स, ये सब हमने अज्यूम करा है। ठीक है, तो जो वाई कमोडिटी थी, वाई कमोडिटी का प्राइस कितना है 3, तो 33 यूटिल मिल रही है कितने में 3 रुपीज में। तो पर रुपी कितनी मिली यूटिलिटी हमें 11। और सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से, सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से हमें यूटिलिटी मिली 30। 30 कितने रुपीज में मिली 3 रुपीज में मिली। तो जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पर रुपी यूटिलिटी वाई कमोडिटी की कितनी आ गई 10 आ गई। थर्ड यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है वाई कमोडिटी की 27। जब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये यूटिलिटी आ जाएगी बच्चों 9। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से वाई कमोडिटी की कितनी यूटिलिटी है 24, उससे नेक्स्ट 21, उससे नेक्स्ट 18। तो ये हर एक जो यूनिट्स है ना, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ये कितने में मिल रही है 3 रुपीज में। तो पर रुपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी है। ये क्या है, ये है मार्जिनल रुपी, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ऑफ वाई कोमोडिटी। और ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कोमोडिटी पर रुपी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कोमोडिटी। ये शेड्यूल समझ आ गया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे कहाँ होगा। ठीक है, देखो आप अगर मान लो सबसे पहले आपको एक ही यूनिट परचेज करनी है। ठीक है, हम चलेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है एक ही यूनिट परचेज करनी है। ठीक है, तो आपको देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स दे रखी है। यहाँ पर 1 रुपए से फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने, अगर हम एक्स की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी 15। और अगर हम यहाँ वाई कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी 11। तो अगर अगर आपको एक ही यूनिट कंज्यूम कर, एक ही यूनिट परचेज करनी है तो आप इसकी फर्स्ट यूनिट को परचेज कर लोगे, है ना। आप इसकी फर्स्ट यूनिट को परचेज कर लोगे। अब आपके पास और भी पैसा बचा हुआ है, तो जब आप सेकंड यूनिट परचेज करने जाओगे तो सेकंड यूनिट किसकी परचेज करोगे, ये तो आपने परचेज कर ली। जब आप सेकंड यूनिट परचेज करने जाओगे तो सेकंड यूनिट आप परचेज करोगे 13 और 11 में आप कंपेयर करोगे।
कि अगर इसकी एक यूनिट आप लेते हो तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पर रुपी 11 यूटिल्स। और यहाँ पे आपको पर रुपी कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 13 यूटिल। तो आप इस वाली यूनिट को खरीद लोगे। ठीक है, ये आपको मिली 2 रुपए में और ये आपको मिली 2 रुपए में। सपोज करो आपके पास सिर्फ 4 ही रुपए खर्च करने के लिए। तो जब 4 ही रुपए हैं आपके पास खर्च करने के लिए, तो आप एक्स कोमोडिटी की 2 यूनिट परचेज करना चाहोगे। वाई कोमोडिटी की आप एक भी यूनिट परचेज करना नहीं चाहोगे। ये किस सिचुएशन में है, जब आपके पास सिर्फ 4 ही रुपए हैं। आपके पास सिर्फ 4 ही रुपए हैं, तो आप सिर्फ 2 यूनिट परचेज करोगे, वो भी किसकी, एक्स कोमोडिटी की। क्यों, क्योंकि एक्स कोमोडिटी की जो पहली 2 यूनिट्स हैं वो आपको वाई कोमोडिटी की फर्स्ट यूनिट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगी। तो आप सिर्फ यही परचेज करके आ जाओगे, आप दूसरी यूनिट दूसरी कोमोडिटी को परचेज करोगे ही नहीं। अब सपोज करते हैं आपके पास और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं। ठीक है, जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप थर्ड यूनिट खरीदने की सोचोगे। थर्ड नंबर पे आपको, आप इसकी थर्ड यूनिट को कंपेयर करोगे और वाई की फर्स्ट यूनिट को कंपेयर करोगे, है ना। दोनों से इक्वल यूटिलिटी मिल रही है, दोनों से इक्वल यूटिलिटी मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि आप ये भी खरीदना चाहोगे और आप ये भी खरीदना चाहोगे। ठीक है, हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या पढ़ी थी बच्चों, हमने जो कंडीशन पिछली स्लाइड में पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी mu(x)/px इक्वल्स टू mu(y)/py, है ना। यहाँ पे देखो ये mu(x)/px 11 है और mu(y)/py 11 है। यहाँ पे हमारी ये एक सिचुएशन आ गई है इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, ये जो स्लाइड है इसमें हम कई सारी सिचुएशन होंगी जहां पे इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन से वाली सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पे रहना चाहेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपने कितना पैसा खर्च किया है, अभी इस पे आपने 2 रुपए खर्च किए हैं, है ना। और इस वाली यूनिट को खरीदने के लिए आपने कितना खर्च किया है, 2 रुपए और। ठीक है, फिर आप यहाँ दोनों में इक्वली सेटिस्फाइड हो, तो इसका मतलब आप 2 रुपए यहाँ पे खर्च कर रहे हो और 3 रुपए यहाँ पे खर्च कर रहे हो। अभी तक आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, 2 4 6 2 8, 8 रुपए आपने एक्स पे खर्च किए हैं और 3 रुपए आपने वाई पे खर्च करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने खर्च हो गए, 6 और 3 9, 2 4 6, 6 और 3 9 खर्च हो गए अभी तक। लेकिन आपकी इनकम कितनी है बच्चों, इनकम जो आपको खर्च करनी है वो है 17। जो इनकम आपको खर्च करनी है, इनकम कितनी खर्च करनी है, 17 रुपीज। इसका मतलब आपने अभी तक कितना पैसा खर्च किया है, 9 रुपए। मतलब आपकी इनकम अभी भी बची हुई है जो आप इन दो कमोडिटीज के कंजम्पशन पे खर्च कर सकते हो। तो इनकम बची हुई है, आप खर्च करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आगे की यूनिट्स परचेज करना चाहोगे। ठीक है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये यूनिट परचेज कर ली और इसकी फर्स्ट यूनिट परचेज कर ली। टोटल आपने 4 यूनिट परचेज करी अभी तक, है ना। एक्स की आपने 3 यूनिट परचेज करी है और वाई की आपने 1 यूनिट परचेज करी है। अब आप नेक्स्ट यूनिट परचेज करना चाह रहे हो, है ना। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसे बचे हुए हैं। आपने कितने खर्चे हैं, 2 4 6, 6 और 3 9 रुपए खर्चे हैं अभी तक। ठीक है, फिर जब आप 4 यूनिट ले ली, आप फिफ्थ यूनिट परचेज करने जा रहे हो, तो फिफ्थ यूनिट आप किस किस को कंपेयर करोगे, आप फिफ्थ यूनिट के केस में इसको कंपेयर करोगे और इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 10 यूटिल मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 9 यूटिल मिल रहे हैं। तो आप आंख बंद करके, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पे आपने परचेज करी थी, ये सेकंड नंबर पे परचेज करी थी और ये आपने थर्ड नंबर पे परचेज करी थी और ये भी आपने थर्ड नंबर पे परचेज करी है। ठीक है, ये आपने थर्ड नंबर पे ये दोनों यूनिट्स परचेज करी है। इसका मतलब यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हो सकते हो, लेकिन नहीं होगे। क्यों नहीं होगे,
क्योंकि अभी आपका पैसा बचा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे, जब आप फोर्थ नंबर पे परचेज करने जाओगे तो फोर्थ यूनिट नंबर पे आप इसको और इसको कंपेयर करोगे। जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो फोर्थ नंबर पे आप किसको लोगे, इस यूनिट को लोगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 10 यूटिल मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 9 यूटिल। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप इस यूनिट को दोगे। ठीक है, अब आपने कितनी परचेज कर ली है, 5 यूनिट परचेज कर ली है, 1 2 3 और 1 2, 5 यूनिट परचेज कर ली है। अभी भी आपके पास पैसा बचा हुआ है। ठीक है, ये जो यूनिट है ये आपने कितने में परचेज करी है, 3 रुपए में। तो 3 3 6 और 2 4 6 12। अगर आप इसको टोटल करेंगे और इसको टोटल करेंगे तो अभी तक आपने कितना पैसा खर्च करा है, 12 रुपए खर्च करे हैं। और आपको खर्च कितना करना है, 17 रुपए खर्च करना। ठीक है, अभी भी पैसा आपका बचा हुआ है। तो आप नेक्स्ट यूनिट परचेज करने जाओगे तो आप नेक्स्ट यूनिट देखोगे, यहाँ पर ये और ये दोनों से आपको पर रुपये मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल है। ठीक है, तो जब आप फिफ्थ नंबर पे खरीदोगे, फर्स्ट पे ये ली, सेकंड पे ये ली, थर्ड पे ये दोनों ली, फोर्थ पे ये ली, और जब आप फिफ्थ यूनिट पे कंज्यूम करोगे तो आप फिफ्थ नंबर पे फोर्थ यूनिट ऑफ एक्स कोमोडिटी एंड थर्ड यूनिट ऑफ वाई कोमोडिटी, ये आप किस पे परचेज करोगे, ये करोगे आप फिफ्थ नंबर पे परचेज। ठीक है, अब आपका कंजम्पशन देख लेते हैं कि आपका कंजम्पशन कितने रुपए का हो चुका, आपके पास कितनी इनकम अभी बैलेंस। ठीक है, ये यहाँ पर 2 है, 2 रुपए। ठीक है, इसको ठीक से लिख लेना, 2 4 6 8 रुपए यहाँ आप खर्च कर रहे हो, और 3 3 6 3 9, 9 रुपए यहाँ खर्च कर रहे हो। तो आपका टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, अब आपका टोटल कंजम्पशन हो गया 17 रुपए। ठीक है, और आपकी इनकम कितनी है, इनकम है आपकी 17 ही रुपए आपको खर्च करने। आपके पास खर्च करने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आप कहाँ पर होगे, यहाँ पर 4 यूनिट ऑफ एक्स कोमोडिटी एंड 3 यूनिट ऑफ वाई कोमोडिटी। यहाँ पे आप क्या होगे, यहाँ पे आप होगे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्यों हो जाओगे, क्योंकि आपके पास अब आगे खर्च करने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा है। आगे आपके पास खर्च करने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाओगे। ठीक है, इससे आगे आप कंजम्पशन नहीं करोगे। इसके आगे कंजम्पशन क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं खर्च करने के लिए। आपकी जो स्पेंडिंग पावर थी वो थी सिर्फ 17 रुपीज खर्च करने की, उसके आगे आपके पास पैसे ही नहीं है। तो आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कहाँ होगे, फोर्थ यूनिट ऑफ एक्स कोमोडिटी एंड थर्ड यूनिट ऑफ वाई कोमोडिटी। एक बार ये क्लियर कर देते हैं। ये देखो, आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कितनी जगह पे पहुंच रहे हो, जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आप सबसे पहले यहाँ पहुंच रहे हो, है ना। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ सकता है, क्योंकि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई दोनों क्या है, 11 है। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगे नहीं। क्यों नहीं होगे आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में यहाँ पर, क्योंकि आपके पास अभी भी इनकम बची हुई है खर्च करने के लिए। अगर आप 3 यूनिट एक्स की और 1 यूनिट वाई की ले रहे हो तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई तो हो जाता है, लेकिन आपके पास अभी भी पैसा बचा हुआ है खर्च करने के लिए। ठीक है, दूसरी आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आते हो यहाँ पर, दूसरी आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाते हो यहाँ इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये आपकी दूसरी सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की। आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगे, क्यों होगे, क्योंकि देखो इसकी कितनी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, 4 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, पर यूनिट वैल्यू कितनी है,
₹2 है पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आप टोटल कितना खर्च कर रहे हो, ₹8 खर्च कर रहे हो। और जब आप इसकी 3 यूनिट ले रहे हो तो इसका मतलब ₹3 इसकी वैल्यू है, और 3 ही यूनिट आप इसमें से ले रहे हो। तो जब ₹3 में 3 यूनिट लेते हो तो आप इसमें टोटल कितने रुपीज खर्च कर रहे हो, ₹9, ठीक है। 8 + 9 आपने कितना पैसा खर्च किया, 17। तो आपकी यहाँ पे इनकम 17 ही है। अगर आपकी इनकम और ज्यादा होती, अगर आपकी इनकम और ज्यादा होती तो आपका इक्विलिब्रियम और आगे खिसक जाता, ठीक है। ठीक है, ये शेड्यूल क्लियर हुआ, हम कहाँ इक्विलिब्रियम में। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको पता है कि जब 2 कमोडिटीज या मोर देन 2 कमोडिटीज के केस में हम इक्विलिब्रियम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा बजट कॉन्स्टेंट भी यूज होता है, कि हमारा बजट कितना है, हम किस चीज पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता है कि हमारे पास पैसा कितना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है मनी को, कि हम ये वाली ले या ये वाली ले, ये वाली ले या ये वाली ले, ठीक है। हमें चॉइस करनी, चूज करना पड़ता है कि 2 कमोडिटीज में से कौन सी कितनी वर्थ की है। तो इसमें हमारा बजट कॉन्स्ट्रेंट काम करता है। To attain the maximum satisfaction from spending his income ₹17, the consumer will buy 4 unit of X by spending ₹8। 4 यूनिट पे कितना खर्च कर रहा है, ₹8, 2 into 4। और 3 यूनिट ऑफ Y by spending ₹9। तो ये इसके टोटल ₹17 यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी आती है, MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हम ये लेट करके चले हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, ₹1 की, वो है 9, ठीक है। तो MUX/PX कितनी है यहाँ पर 9, और MUY/PY कितनी है 9, और ₹1 की मार्जिनल यूटिलिटी हम ₹9 लेके चले, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। जो मैंने यहाँ इतना लिख के एक्सप्लेन करा था ना, वो आपको नहीं लिखना है नोट्स में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए। जब आप नोट्स में लिखेंगे या क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उस केस में आपको सिर्फ यही लिखना है कि आपने ये कितना कितना प्राइस लिया है, ये इसका शेड्यूल है, और ये आप ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो। द कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द बजट कॉन्स्ट्रेंट। ये हमने अभी कई बारी मैं एक्सप्लेन वैसे ही कर चुकी हूँ। मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द कंज्यूमर, के कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करना चाहता है। अगर उसके पास कम पैसा होता तो वो यहाँ पे, हम कहाँ थे इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे 11 यूटिल जब मिल रहा है, 11 यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आता। अगर उसके पास पैसा कम होता खर्च करने के लिए, उसके पास ₹17 है, तो इक्विलिब्रियम में वो इस सिचुएशन पे आया है। और भी ज्यादा पैसा होता तो वो और ज्यादा यूनिट्स परचेज कर सकता था। ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज यूजिंग शेड्यूल, ठीक है, एक टेबल को यूज करके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है equilibrium using a curve. Consumers equilibrium in case of 2 commodities using a curve. एक कर्व यूज करके आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। अब देखो, हमें कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करना, तो हमें 2 कमोडिटीज का कंजम्पशन दिखाना है, ठीक है। तो हमने ये एक OX ले लिया, और इस पे एक Y एक्सिस इधर बना लिया और एक Y एक्सिस इधर बना लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे यूनिट्स ले ली 0 1 2 3 4 5 6। ये किस लिए है, यूनिट ऑफ X कमोडिटी। और इधर से ले लिया हमने 0 1 2 3 4 5 6, ये है यूनिट्स ऑफ Y कमोडिटी, ठीक है। इस वाले OYX पे हम शो करेंगे X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी, मींस MUX/PX, और इस पे हम क्या शो करेंगे, MUY/PY, पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी, ठीक है। हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं
एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को शो करने वाला, और दूसरा कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं वाई कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाने में। ठीक है, अब हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मान लो, अगर आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ ले लिया तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इससे होगा ही नहीं एक्सप्लेन। आपको ये हमें एज्यूम करना है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो हमें इसमें मार्जिनल यूटिलिटी मनी यही लेना होगा जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते। अगर आप ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहीं और ले लेते हो तो आपका इक्विलिब्रियम नहीं सेट होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमको इक्विलिब्रियम सेट करके दिखाना बच्चों, तो हमें लेट करना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो यहीं पर है। तो नेक्स्ट जहां पे देखो, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को भी इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, ये कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिखाया है, shows quantity to be consumed of x and y commodity. OY axis shows marginal utility of x and y commodity. MUX क्या है, कर्व shows per rupee marginal utility of x commodity, और MUY क्या है, कर्व shows per rupee marginal utility of y commodity. और E क्या है, E is the equilibrium point. E is the equilibrium point. ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन लिख लेनी है, इसके साथ में लिख लो या कर्व के नीचे लिख लो, डिपेंड करता है आप पे। देखो, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। क्यों है ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर, क्योंकि इस पॉइंट पे MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY एंड दीज बोथ आर इक्वल टू MUM। अगर ये MUM के इक्वल नहीं होते तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट नहीं होता। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और हमने जो कर्व ड्रॉ किया है वो यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, ये थी वीडियो हमारी आज की रिलेटेड टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है ना, उसके दो पार्ट है, एक यूटिलिटी एनालिसिस, एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये जो टू कमोडिटी केस वाला जो टॉपिक है वो आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस में। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है आपका 6 नंबर का। बहुत बारी ये क्वेश्चन आपका पेपर में 6 नंबर का आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। करते हैं, सुनते तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसको फोकस करके 3-4 बारी अगर आप इसको देख के समझोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। जब समझ आ जाएगा तो आपको लगेगा कि तो कितना इजी है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, मस्त पढ़ो।